प्रश्न। ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आयामों का वर्णन करें। उत्तर। वैश्विक आयार की परियोजना की कल्पना विद्वानों द्वारा गैर पश्चिमी सिद्धांतों के रूप में की जाती है और कुछ अधिक कट्टरपंथी ऐसा कहते हैं जो कि पश्चिमी सिद्धांतों के अनुरूप है। आचार्य 2014 का कहना है कि ग्लोबल आयार अनुशासन का पूर्ण नामकरण नहीं है। आयार अब तक एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित है। ग्लोबल आयार एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि अधिक समावेशी और विविध शिष्यों के लिए एक आकांक्षा है। आचार्य ने ग्लोबल आयार के 6 आयामों के बारे में बात की है। 1. ग्लोबल आयार सार्वभौमिकता की नई समझ की मांग करता है। इसका प्रमुख अर्थ अद्वैतवादी सार्वभौमिकता है, जिसका अर्थ है सभी पर लागू होना। रॉबर्ट कॉक्स का कहना है कि सार्वभौमिक का ज्ञानोदय अर्थ सभी समय और स्थान के लिए समान है और इस प्रकार हमारे पास एक समरूप वास्तविकता है। आयार के सार्वभौमिक सिद्धांत और तरीके और विकल्पों को हाशिए पर रखा। हम आयार की दुनिया को बहुलवादी सार्वभौमिकता की बदौलत कई नींवों के साथ एक व्यापक, लटकती छतरी के रूप में देख सकते हैं। यह बहुलवादी सार्वभौमिकता ग्लोबल आयार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। 2. ग्लोबल आयार को इतिहास को वास्तव में वैश्विक लेंस के माध्यम से देखना चाहिए, न कि केवल शीत युद्ध और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के माध्यम से। लेकिन समावेशन के इस आह्वान को सिर्फ एक क्षेत्र अध्ययन या पश्चिमी मानदंडों को फिर से लागू करने वाले मामले के अध्ययन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ग्लोबल आयार गैर पश्चिमी संदर्भों में अवधारणाओं को विकसित करने का दावा करता है जिसे न केवल स्थानीय बल्कि विश्व स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। 3. वैश्विक आयार को मौजूदा आयार ज्ञान को प्रतिस्थापित करने के बजाय समाहित करना चाहिए। उपनिवेशवाद और नारीवाद जैसे सिद्धांत पश्चिम के बाहर की घटनाओं, मुद्दों, एजेंटों और बातचीत को पहचानने और आयार के अध्ययन को समृद्ध करने के लिए उनसे सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सबसे आगे रहे हैं। रचनावाद की तरह संस्कृति और पहचान के लिए इसने जगह खोली। वैश्विक आयार राष्ट्रीय हित और शक्ति के वितरण से परे देखने के लिए यथार्थवाद को चुनौती देता है। यह उदारवाद को अमेरिकी आधिपत्य पर सवाल उठाने और प्रासंगिकता और क्षेत्रवाद की तलाश करने की चुनौती देता है। 4. ग्लोबल आयार क्षेत्रों को केंद्र स्तर देता है, क्षेत्रीय विविधता और एजेंसी की स्वीकृति प्रदान करता है। क्षेत्रवाद आज कम राज्य केंद्रित है और इसमें हमेशा व्यापक और गतिशील व्यवहार शामिल है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान और अफ्रीकी संघ EU जैसे क्षेत्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र UN जैसे संगठनों को शांति और मानवीय कार्यों में पूरक करते हैं। क्षेत्रों का अध्ययन केवल इस बारे में नहीं है कि कैसे क्षेत्र अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थान को स्वव्यवस्थित करते हैं, बल्कि वे अपने विशिष्ट ज्ञान के साथ विश्व व्यवस्था से कैसे संबंधित है। क्षेत्रीय अध्ययन अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और क्षेत्र अध्ययन के बीच घनिष्ठ एकीकरण के द्वार खोलते हैं। साथ ही अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और क्षेत्र अध्ययन के बीच एक मजबूत संबंध बनाने के लिए एक क्षेत्रीय जोर देना आवश्यक है। 5. ग्लोबल आयार को सांस्कृतिक असाधारणता और पारलौकिकता से दूर रहना चाहिए। अपवादवाद किसी के समाज, राज्य या सभ्यता के गुणों को एक समान, एक रूप में और दूसरों से श्रेष्ठ के रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति है। अपवादवाद अक्सर कमजोर राज्यों पर शक्तिशाली राज्यों के अमेरिकी अपवादवाद जैसे वर्चस्व को सही ठहराता है। इस प्रकार ग्लोबल आयार सीमा समझ के लिए अधिक पहचान आधारित ज्ञान के साथ आयार के विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विद्यालयों के व्यापक विकास का दावा करता है। 6. अंत में, ग्लोबल आयार एजेंसी के कई रूपों की व्यापक अवधारणा लेता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में एजेंसियों को सभ्यता के मानक के रूप में देखा जाता है। वे प्रमुख रूप से यूरोपीय शक्ति के अनुपालन में थे और उन्होंने दक्षिण की उपेक्षा की। यह परियोजना सैन्य शक्ति और धन से परे एजेंसियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एजेंसी शक्तिशाली का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह एक हथियार का रूप ले सकता है जिसका इस्तेमाल कमजोर लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के जवाहरलाल नेहरू परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे।
अफ्रीकी एकता संगठन के ढांचे के भीतर, जो अंततः 2000 में अफ्रीकी संघ द्वारा सफल हुआ, अफ्रीकी देशों ने 1960 के दशक में अपनी उत्तर औपनिवेशिक सीमाओं को बनाए रखने के लिए कानूनी और अनौपचारिक दोनों नियम बनाए। अफ्रीकी राजनैतिक व्यक्तित्व जैसे नेल्सन मंडेला, राजनयिक जैसे फ्रांसिस डैंग एफ सुडानी और मोहम्मद साहनून, एक अल्जीरियाई, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, सभी ने रक्षा करने की जिम्मेदारी R2P नियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूल हक ने विकास के पारंपरिक पश्चिमी मॉडल को अपनाया, जो राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति और GDP विकास दर पर जोर देता है। उन्होंने मानव विकास की एक अधिक विस्तृत और वैकल्पिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जो प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों की क्षमता में सुधार पर जोर देती है। यह अधिक विस्तृत एजेंसी प्रतिमान का उपयोग करते हुए वैश्विक आयार दक्षिण की आवाजों और एजेंसी को प्राथमिकता देता है। साथ ही साथ वैश्विक व्यवस्था पर दक्षिण के दृष्टिकोण और उत्तर दक्षिण संबंधों की बदलती गतिशीलता को भी प्राथमिकता देता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.